गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो हम लोग इसके पहले बैक्टीरिया के ही अंतर्गत बैक्टीरिया की जो लक्षण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनसे अवगत हो चुके हैं। बैक्टीरिया के शेप, साइज से अवगत हो चुके हैं और अब उनकी बैक्टीरिया कोशिका की संरचना पर हम आते हैं। लेकिन अब ये कोशिका की संरचना से पहले उनके कोशिका में कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें मुख्य एक है फ्लैजिला। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग इसी फ्लैजिला यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैजिला पढ़ेंगे। तो फ्लैजिला की लंबाई 4 से 5 म्यू होती है। फ्लैजिला की लंबाई 4 से 5 म्यू लंबी होती है। ठीक है, ये बेलनाकार, लंबा बेलनाकार धागे के समान संरचना होती है, जो सतह पर एक या एक से अधिक पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। और अभी आपको इसके संख्या और इनकी स्थिति के आधार पर भी मैं आपको जीवाणुओं के प्रकार यानी बैक्टीरिया के प्रकार बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां हम फ्लैजिला की संरचना जान लें। तो इसकी लंबाई जो है 4 से 5 म्यू माने माइक्रोमीटर होता है। फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ये जो फ्लैजिला होती है, ये पूरी संरचना, ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको फ्लैजिलिन प्रोटीन कहा जाता है। उस फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला को अगर हम टीएस काटें तो जैसे कि यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक की अगर हम टीएस काट करके माइक्रोस्कोप में देखें तो उनमें जो सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास होता है वो गोले के परिध में 9 जो है बाहर की तरफ परिध में होता है और 2 केंद्र में होता है। इसी को 9+2 विन्यास कहा जाता है। लेकिन इसके फ्लैजिला में सूक्ष्म नलिकाओं का जो विन्यास है वो 9+2 नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें यूकैरियोटिक की भांति 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास नहीं पाया जाता। ठीक है, और फ्लैजिला के भाग की अब बात करें हम, तो फ्लैजिला के भाग में फ्लैजिला के मुख्य जो है 3 भाग होते हैं। बेसल ग्रैनुल या बॉडी कहिए, बेसल बॉडी भी कह सकते हैं, बेसल ग्रैनुल भी कह सकते हैं, हुक और मेन फिलामेंट। यहां पर हम एक इसकी बेसिक संरचना दे रहे हैं। देखिए यहां पर ये इतनी पूरी संरचना बेसल ग्रैनुल कहलाती है, फिर ये हुक कहलाती है और फिर ये इसका जो है मेन भाग, मेन फिलामेंट, ये कहलाता है। तो इसके 3 भाग हो गए। तो सबसे पहले हम बेसल ग्रैनुल्स की बात करें तो बेसल ग्रैनुल्स यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरी संरचना। तो यहां पे देख लो, ये बेसल ग्रैनुल्स जो है कोशिका भित्ति और आवरण, जीवदब झिल्ली, इसी में धसी हुई संरचना है और इसका सबसे जटिल संरचना वाला भाग होता है। ठीक है, ये बेसल ग्रैनुल्स, इनमें एक मेन एक्सिस होता है और वो मेन एक्सिस 4 वलयाकार संरचनाओं द्वारा इसी आवरण में, इस पूरे आवरण में धसा रहता है।
ठीक है, तो ये संरचना है। तो माने किसी में 2 ही वलयाकार आवरण हो सकता है, वलयाकार संरचना हो सकती है, और किसी में 4। तो इसमें देखो 4 दिखाया गया है, 1 2 3 4, और इनमें एक मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस दिखाई गई है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है। ये यहां पर ये सेलवाल दिखाया गया है, ये चूंकि इनकी जो सेलवाल होती है वो कई लेयर की होती है, तो इनमें से एक लेयर ये है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन्स अस्तर कहा जाता है, और ये 3 पूरी यहां से यहां तक की जो संरचना होती है वो सेलवाल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्तरों में ये सेलवाल दिखाया गया है, और ये जो है प्लाज्मा लीमा है, ये वाला स्तर प्लाज्मा लीमा है। तो इस तरह से इस पूरे आवरण में ये बेसल गैनुल धसा होता है, और इनमें 4 वलयाकार संरचनाएं और मेन एक्सिस मिल करके ही पूरा ये बेसल गैनुल्स बनाती है। ठीक है, दूसरा इसका मुख्य भाग, दूसरा भाग जो है हुक है। तो ये हुक जो है ये भी सिंगल पेप्टाइड अणु का बना होता है, सिंगल पेप्टाइड अणु का बना होता है, और ये जो है थोड़ा सा मुड़ा भी होता है। इसका व्यास मेन फिलामेंट से अधिक होता है, और इसका जो कार्य है मेन फिलामेंट को सतह से जोड़ने का कार्य करते हैं, मेन फिलामेंट को सतह से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हुक वाला भाग हो गया। हुक जो है फिलामेंट को बेसल गैनुल से जोड़ने का कार्य करते हैं। हुक जो है मेन फिलामेंट को बेसल गैनुल से जोड़ने का कार्य करते हैं। अब मेन फिलामेंट, तो मेन फिलामेंट ये इसका समझ लीजिए मुख्य भाग है, और सतह से बाहर होता है, और ये सतह से हुक द्वारा लगा होता है। ठीक है, और इसमें जो है रोटेशन होता है, इसमें मेन फिलामेंट में रोटेशन होता है, और वो रोटेशन इन बेसल गैनुल के रोटेशन के कारण होता है, और इस रोटेशन के कारण ही बैक्टीरिया में गतिशीलता होती है। इसमें जो रोटेशन होता है ये बेसल गैनुल के रोटेशंस के कारण होता है, लेकिन ये रोटेशंस क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, माने क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज की इसकी दिशा जो है दोनों तरफ हो सकती है। तो ये था फ्लैजिला। इसकी संरचना मैंने आपको फिगर के द्वारा बता दिया। इनका कार्य बैक्टीरिया में गतिशीलता प्रदान करना होता है। ठीक, अब इस फ्लैजिला के अतिरिक्त और भी बैक्टीरिया कोशिका की सतह पर और भी हेयर समसंरचनाएं पाई जाती है, हेयर समसंरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पिलाई एंड या फिम्ब्री कहा जाता है। पिलाई और फिम्ब्री ये फ्लैजिला की अपेक्षा थोड़ा छोटे होते हैं, लंबाई में ये छोटे होते हैं, कम होते हैं। इन्हें पिलाई एंड फिम्ब्री कहा जाता है। तो बैक्टीरिया कोशिका की सतह पर बैक्टीरिया फ्लैजिला के अतिरिक्त अन्य अनेक हेयर लाइक संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें
पिलाई एंड फिम्बरी कहा जाता है। इनकी भी बेसिक संरचना, इनकी भी पिलाई या फिम्बरी की बेसिक संरचना फ्लैजिला के समान ही होता है, फ्लैजिला के समान ही होता है, लेकिन ये पिलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें हुक नहीं पाया जाता, इनमें हुक नहीं पाया जाता। और प्रत्येक जो पिलाई या फिम्बरी है वो भी फ्लैजिला की तरह ही बेसल गैनूल से ही निकलते हैं, बेसल गैनूल से निकलते हैं। बस माने कुल मिलाकर के जो अन्य जो हेयर लाइक संरचनाएं होती है उनकी भी संरचना जो है फ्लैजिला के समान ही होता है, लेकिन इनमें हुक नहीं पाया जाता, बेसल गैनूल पाया जाता है और एक मेन भाग होता है, हेयर जैसी संरचनाएं होती है। हाँ, तो अब टाइप्स ऑफ पिलाई और फिम्बरी, पिलाई और फिम्बरी। तो बैक्टीरिया के सतह पर दो प्रकार के पिलाई होते हैं, एक लॉन्ग पिलाई और शॉर्ट पिलाई। लॉन्ग पिलाई जो होते हैं उनको इसे एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। जो लॉन्ग पिलाई होते हैं उन्हें एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। लॉन्ग पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। डोनर बैक्टीरिया माने कॉन्जुगेशन के समय उस बैक्टीरिया से जिनसे डीएनए निकल करके इसी पिलाई के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचते हैं, तो वो डोनर बैक्टीरिया या दाता बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो केवल उन्हीं में पाया जाता है ये लॉन्ग पिलाई, इसीलिए इसको F+ और मेल कहा जाता है। F+ और मेल, इस जो मेल में ही पाया जाता है। ये जो है ग्राही बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, यानी F- या फीमेल बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। और इनके कार्य की अगर बात करें तो वही जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं और कॉन्जुगेशन के समय ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं जिसके थ्रू F1 यानी मेल बैक्टीरिया का डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए फीमेल या F- बैक्टीरिया में पहुंच जाते हैं। दूसरे प्रकार का शॉर्ट पिलाई। शॉर्ट पिलाई इसे इन्फेक्टिव पिलाई कहा जाता है या इसी को फिम्बरी भी कहा जाता है। ये फिम्बरी लिखा है ना, फिम्बरी भी कहा जाता है। जो छोटे होते हैं उनको शॉर्ट पिलाई या फिम्बरी कहा जाता है। ये केवल रोगजनक जीवाणुओं में पाया जाता है, माने ये केवल उन रोग जीवाणुओं में पाया जाएगा जिनमें जो रोग फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके कार्य जान लीजिए तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि ये केवल रोगजनक जीवाणुओं में क्यों पाए जाते हैं। इनका कार्य जो है जीवाणुओं को किसी ठोस सतह से या होस्ट टिश्यू से संलग्न अटैचमेंट में सहायता करते हैं। तो ये जो है रोगजनक जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इन्हें फिम्बरी कहा जाता है क्योंकि ये जो शॉर्ट पिलाई हैं ये जीवाणुओं को किसी भी सतह से, यहाँ तक कि जो जहां पे ये इन्फेक्ट करेंगे उन सेल को या कोशिका को उससे संलग्न होने में सहायता करते हैं। इसलिए ये केवल इन्फेक्टिव पिलाई कहलाते हैं और केवल रोगजनक जीवाणुओं में पाए जाते हैं।
अब हम इनकी संरचना की बात कर लें। कुछ हमने आपको बताया था कि इलाई भी उसकी तरह ही लंबे बेलनाकार संरचना होते हैं, लेकिन ये खोखली संरचना होती है जो प्रोटीन मोनोमर से बना होता है। प्रोटीन मोनोमर से बना होता है, ठीक। प्रोटीन मोनोमर से बना होता है और हर एक मोनोमर पेलिन प्रोटीन से निर्मित होता है। तो ये इसका जो प्रोटीन मोनोमर है वो पेलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। पेलिन होता क्या है? पेलिन जो है एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, माने ये लचीला नहीं होता, ये प्रोटीन ये दृढ़ होता है। तो इस कारण क्या होता है कि पेलिन जीवाणुओं की गतिशीलता में कोई मदद नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता, और इसलिए ये अधिकांशतया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक। क्लियर हो गया हर चीज? तो ठीक है? आज इतना ही। थैंक यू।